नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है श्री धनंजय विरचित दशरूपकम प्रथम प्रकाशः। इसमें भी हम सबसे जो अधिक बल देंगे वो किस पर देंगे? अर्थ प्रकृतियों पर। चलिए शुरू करते हैं। श्लोक देखते हैं जो कि क्या है, इस ग्रंथ का मंगलाचरण है। यहाँ पर 2 मंगलाचरण दिए गए हैं, याद रखिएगा। जो धनंजय है आचार्य, उन्होंने 2 मंगलाचरण दिए हैं दशरूपक में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। नमस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठः पुष्कारयते मदाभोग धनध्वानो नीलकंठस्य तांडवे। कहने का क्या तात्पर्य? कहने का तात्पर्य है कि गणेशाय, जिन गणेश जी का यत्कण्ठः, क्या है? कंठ जो है वो क्या है? मद आभोग, अर्थात क्या कि जिन गणेश जी का मद की क्या परिपूर्णता, आभोग अर्थात परिपूर्णता से गंभीर ध्वनि वाला यत्कंठ, जिनका कंठ नीलकंठ से अर्थात शिव जी के क्या तांडवे, तांडव नृत्य में मृदंग का क्या काम करता है? मृदंग का काम करता है। मतलब जो हमारे गणेश जी हैं उनका कंठ कैसा है? मतलब जो गणेश जी हैं उनकी मद की परिपूर्णता से गंभीर ध्वनि वाला कंठ नीलकंठ के तांडव में मृदंग का काम करता है। वह मतलब उन गणेश जी को तस्मै नमः, उन गणेश जी को क्या है? नमस्कार है। चलिए नीचे अर्थ देख लेते हैं। ये रहा, हाँ, जिन गणेश जी का मद की परिपूर्णता अर्थात आभोग से गंभीर ध्वनि वाला कंठ नीलकंठ शिव जी के तांडव नृत्य में मृदंग का काम करता है, उन गणेश जी को नमस्कार है। चलिए आगे देखते हैं। कस्यचिदेव कदाचिद्या विषयं सरस्वती विदुषः घटयति किमपि तमन्यो वृजति जनो येन वैदग्ध्यम्। देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। आगे यहाँ पर जो है प्रस्तुत ग्रंथ का प्रयोजन है। क्या है? किसी रचना के 2 प्रकारों के प्रयोजन होते हैं, एक तो पाठक की दृष्टि से और दूसरा लेखक की दृष्टि से। इन दोनों का क्रमशः निरूपण किया जा रहा है। क्या कहा गया? अभी जो कहा गया कि सरस्वती कृपा करके कभी किसी विद्वान को किसी ऐसे विषय से घटित कर देती है जिससे अन्य जन भी पांडित्य को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर जो कहा गया है श्लोक में वो क्या है? कश्चित, कभी कभी जो माँ सरस्वती हैं वो किसी व्यक्ति को किसी ऐसे विषय में क्या कर देती हैं? बताइए, अभी बताया गया था, विषय से घटित कर देती है, जिससे घटियति आ रहा है ना, तो घटियति कर दे मतलब घटित कर देती है, जिससे जो अन्य जन है, जिससे जो अन्य जन है वो भी क्या है? पांडित्य वैदग्ध्यम, जिससे जो अन्य जन है वो भी क्या हो जाते हैं? विदुषः, अर्थात पांडित्य को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ देखते हैं, ये तो हमने देख लिया है। अर्थात उस किसी विषय को, प्रकरण आदि के विषय को कभी ही किसी प्रतिभाशाली जन के लिए सरस्वती घटित करती है जिस प्रकरण आदि से अन्य जन विद्वान हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है ग्रंथ का? इस ग्रंथ की रचना अपने प्रवृत्त होने का प्रयोजन दिखलाना है। आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा गया है, उद्धृत्य सारम्यम अखिल निगमा नाट्य वेदम विरचिः चक्रेयस्य प्रयोग मुनिरपि भरतः तांडवं नीलकंठः शर्वाणि लास्यमस्य प्रतिपदम् अपरं लक्ष्मकः कृतुम् इष्टे नाट्यानां किंतु किंचित प्रगुण रचनाया लक्षणम संक्षिपामि। कहने का क्या तात्पर्य है? आगे देखते हैं। देखिए, ब्रह्मा ने समस्त वेदों का सार निकाल कर जिस नाट्य वेद की रचना की मुनि होकर भी भरत ने जिसका अभिनय अर्थात प्रयोग किया, शिव नीलकंठ ने जिसका तांडव तथा पार्वती ने जिसका लास्य किया। देखिए क्या कह रहे हैं, यस्य प्रयोगम मुनि अपि, मुनि होकर भी जिसका क्या है? भरत ने नाटक किया, फिर नीलकंठ ने जिसका तांडव किया, और माँ पार्वती ने क्या? शर्वाणी, माँ पार्वती ने जिसका क्या है?
लास्य, जो माँ पार्वती नृत्य करती है उसे क्या कहा जाता है? लास्य कहा जाता है। और जो भगवान शिव नृत्य करते हैं वो क्या है? तांडव कहलाता है। अकेले जब वो करते हैं तो वो तांडव कहलाता है। ठीक है। किया उस नाट्य वेद का प्रतिपद प्रतीक अंग का लक्षण कौन कर सकता है? तथापि किसी प्रकृष्ट गुण वाली अथवा सरल प्रगुण रचना के द्वारा मैं नाटक के कुछ लक्षणों को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है? वो प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए क्या है। व्याकीर्णे मंदबुद्धीनां जायते मति विभ्रमः। कहने का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है कि मंदबुद्धि लोग विस्तृत ग्रंथ में, विकीर्णे अर्थात विस्तृत ग्रंथ में, मतलब विस्तृत ग्रंथ में मंद बुद्धि वाले जनों को मति भ्रम अर्थात भ्रम अर्थात कंफ्यूजन हो जाता है। तस्यार्थे तत्पदई तेन संक्षिप्य क्रियते अजसा। अब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब विस्तृत ग्रंथ होता है तो जो मंदबुद्धि लोग हैं उन्हें क्या हो जाता है? मति भ्रम अर्थात कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं कहने का क्या तात्पर्य। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं? नाट्य वेद का जो विषय है यहाँ पर संक्षिप्त करके, छोटा करके, उसके अर्थ को क्या है? छोटा सा करके उसी के शब्दों में क्या कर रहे हैं? सरल रीति से निरूपित किया जा रहा है यहाँ पर। वैसे ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, हम सीधा हिंदी पर आ जाते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं देखिए। विस्तृत ग्रंथ में मंदबुद्धि वाले जन जो हैं उनको वो बुद्धि भ्रम हो जाता है, इसीलिए उस नाट्य वेद का विषय अर्थ यहाँ संक्षिप्त करके उसी के शब्दों द्वारा सरल रीति से निरूपित किया जा रहा है। जो अल्प बुद्धि वाला आनंद को प्रवाहित करने वाले रूपक का फल भी इतिहास आदि के समान केवल व्युत्पत्ति धर्म आदि का ज्ञान को ही बतलाता है, उस रसास्वाद से विमुख जन को नमस्कार है। आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पंक्ति अधिकतर पूछी जाती है परीक्षाओं में। अवस्था अनुकृति नाट्यम किस ग्रंथ से है? तो किससे है? दशरूपक से है। किन की है? तो किन की है? ये धनंजय की है। क्या कह रहे हैं देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अवस्था अनुकीर्ति नाट्यम अर्थात अवस्थाओं का अनुकृति अर्थात अनुकरण नाट्यम नाटक कहलाता है। अवस्था का जो अनुकरण करते हैं वह क्या कहलाता है? नाटक कहलाता है। यहाँ पे देखते हैं नाट्य या फिर रूपक का स्वरूप। नाट्य के लक्षणों को संक्षिप्त करता हूँ, यह कहा गया है। अब वह नाट्य क्या है यह बतलाते हैं। अवस्था का अनुकरण नाट्य कहलाता है। काव्य में वर्णित धीरोदात्त आदि अवस्थाओं का अनुकरण अर्थात 4 प्रकार के अभिनय द्वारा अनुकार्य के साथ एक रूपता प्राप्त कर लेना ही नाट्य है। देखिए इसे गहराई से समझते हैं, कहने का क्या तात्पर्य। अब एक पंक्ति को बहुत गहराई है, एक पंक्ति में बहुत गहराई क्या है? अवस्था का अनुकरण नाट्य कहलाता है। आप कहेंगे बस इतनी सी पंक्ति, तो इसमें बहुत ज़्यादा गहराई है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नट का भाव या कर्म नाट्य कहलाता है। वह कर्म है नायक की उदात्त आदि अवस्थाओं का अनुकरण अथवा अभिनय कौशल के द्वारा नट का अनुकार्य। राम आदि के साथ तारतम्य, नट में यह राम है, इस प्रकार की एक रूपता प्राप्त करना कि भाई जिस समय राम का कोई अभिनय कर रहा हो तो यह हमें पता चल जाए कि यह राम है। ठीक है, एक रूपता प्राप्त करना। जो काव्य अभिनय के योग्य अभिनय होता है वह भी नाट्य या रूपक कहलाता है। आगे अभिनय 4 प्रकार का होता है, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक में क्या होता है? आंगिक में जो हम अंगों के द्वारा अभिनय करते हैं वो आंगिक कहलाता है। वाचिक जब हम शब्दों से डायलॉग्स बोलते हैं तो वो क्या कहलाता है? वाचिक कहलाता है। आहार्य होता है जिस प्रकार के हम अलंकार ग्रहण करते हैं, अर्थात जैसे कि बड़े बड़े आभूषण डालिए तो ये राजा है, अगर उसने कोई आभूषण लोहे के या फिर वो काले काले से पहन लिए तो क्या है कि ये जंगल में रहने वाले आदिवासी हैं। इस प्रकार का जो वो होता है अभिनय, वो आहार्य होता है। और सात्विक कौन सा होता है? सात्विक होता है जो सत्व, जैसे कि नीचे भी लिखा गया है, दूसरे के सुख दुख की भावना से भावित अंतःकरण को सत्व कहते हैं। सबसे निष्पन्न होने वाले भाव सात्विक कहे जाते हैं। जैसे कि
क्या है कि पसीना आना। अब डर का हमें पता चल जाएगा कि पसीना है यानी कि डरा हुआ व्यक्ति है, तो ये कौन से हैं, ये सात्विक अभिनय, ये सात्विक कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ऊपर 2 पंक्तियां चली गई हैं, पढ़ते हैं क्या है। रूपम दृश्यत्युच्यते, उच्यते अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है कि जो दृश्य होने के कारण, मतलब ये दृश्य होने के कारण क्या है, रूपम, रूप भी कहलाता है। क्या है, दृश्य उच्यते, उच्यते कहलाता है, रूपम अर्थात रूप होने के कारण, उच्यते अर्थात उच्यते कहलाता है। दृश्य होने के कारण, दृश्य अर्थात दिखाई देने के कारण, उच्यते कहलाता है रूपम, रूप, रूप कहलाता है। देख लेते हैं क्या है, ये रहा, दृश्य होने के कारण यह नाट्य रूप भी कहलाता है। भाव यह है कि जिस प्रकार दृश्य होने के कारण नील इत्यादि रूप कहलाते हैं, उसी प्रकार दृश्य होने के कारण नाट्य भी रूप कहलाता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। रूपकम तत्समारोपात, कहने का तात्पर्य है कि आरोपित किए जाने, आरोपात अर्थात आरोपित किए जाने के कारण तत् वह रूपकम, रूपक भी कहलाता है। अब देखिए, दृश्य अर्थात दिखाई देने के कारण रूप कहलाता है, और आरोपात अर्थात आरोप किए जाने के कारण तत् वह, क्या वह मतलब नाट्य, जो वह नाटक है, नाट्य है, वो क्या कहलाता है, रूपक भी कहलाता है। देखते हैं यहाँ पर है, आरोप किए जाने के कारण वह तत् नाट्य रूपक कहलाता है। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या है। दशधेव रसाश्रम अर्थात क्या है, 10 प्रकार का है रस आश्रय, रस पर आश्रित वह नाट्य दशधेव, 10 प्रकार का है। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि धनंजय ने कितने प्रकार की नाट्य माने हैं, तो कितने कहे हैं, 10, ये इंपॉर्टेंट है। और किस में गए हैं, 10 रूपक में गए हैं, वो तो 10 से पता चल रहा है। 10 रूपक अर्थात रूपक कितने हैं, 10 हैं। नाट्य के कितने भेद हैं, 10 भेद है। यदि पूछा जाए धनंजय ने कितने भेद माने हैं नाट्य के, तो 10 भेद माने। अब देखते हैं 10 भेद कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब पूरे श्लोक में भेद ही लिख दिए, कौन कौन से, नाटक, प्रकरण, भांड, प्रहसनम, डिम, व्यायोग, संवकार, विच्य, अंक, इहामृग इति। अब देख लीजिए, आप इन्हें कैलकुलेट कर लीजिए, ये 10 ही होंगे। नाट्य 1, दूसरा प्रकरण, तीसरा भांड, चौथा प्रहसन, पंचम डिम, इसके बाद आता है षष्ठम व्यायोग, सप्तम संवकार, अष्ट विच्य, अंक, अंक है हमारा नवम, और इहामृग हो गया हमारा 10। ठीक है, देख लेते हैं नीचे जाकर के पंक्ति को देख लेते हैं, ये रहा। रस पर आश्रित होने वाला यह रूपक 10 प्रकार का होता है। भाव यह है कि रूपक रसों पर आश्रित होते हैं, वे इस प्रकार के ही हैं। यहाँ शुद्ध रूपक की दृष्टि से एव शब्द द्वारा अवधारण किया गया है, क्योंकि संकीर्ण रूपक के रूप में आगे नाटिका कही जाएगी। अच्छा, इसलिए यहाँ पे ये दिया गया। अब देखते हैं आगे अब बता दिए, नीचे भी पढ़ लेते हैं क्या क्या बताए गए थे। नाटक, प्रकरण, भांड, प्रहसन, डिम, व्यायोग, संवकार, विधि, अंक और इहामृग। ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा, एटलीस्ट स्टार्टिंग याद रखिए और एंडिंग याद रखिए, फिर तो हो ही जाते हैं आराम से। क्या है कि सबसे प्रथम नाटक, प्रकरण, भांड, आपको याद हो हमने पिछली वीडियो में बताया था, जिसमें हमने इन्हीं 10 को क्या है विस्तृत करके बताया था। यदि आप देखना चाहें तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, आप उस पर देख सकते हैं। उसमें विवरण है इन सभी रूपक के भेदों का विस्तृत, कि नाटक क्या होता है, कितने अंक होते हैं, कैसा नायक होता है, कौन सा रस होता है, उस सब के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। अन्यद भावाश्रयम नृत्यम अर्थात भाव पर आश्रित नृत्य जो है वो क्या है, अन्य, भिन्न है। किससे भिन्न है, अवश्य ही हम किस बारे में बात कर रहे थे, नाट्य के बारे में बात कर रहे थे। नाट्य क्या है, जो नृत्य है वो भिन्न है नाट्य से। क्यों, क्योंकि ये भाव आश्रम, भाव पर आश्रित है। नीचे देखते हैं हिंदी अनुवाद। भाव पर आश्रित होने वाला नृत्य नाट्य से भिन्न है। देखिए, जो हमारा भी हमने बात की थी किसके बारे में, नाट्य के बारे में। नाट्य किस पर आश्रित था, नाट्य
अवस्था का अनुकरण करने के कारण वह नाट्य कहलाता है। और किस पर आश्रित था? नाट्य जो था वो रस पर आश्रित था, परंतु यहाँ पे क्या है? भाव पर। नाट्य रस पर आश्रित है किंतु नृत्य भाव पर आश्रित है, अतः नाट्य से भिन्न होता है। ठीक है, यदि पूछा जाए जो नाट्य है वो किस पर आश्रित है, तो रस पर आश्रित है। और पूछा जाए नृत्य किस पर आश्रित? नृत्य भाव पर आश्रित है, भाव पर आश्रित होने का वह नृत्य है। आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या कहा गया है? नृत्यम ताल लय आश्रम, अर्थात नृत्य किस पर है? ताल और लय पर आश्रित होता है। अभी सबसे पहले हमने बात करी थी कि नाट्य किस पर आश्रित है? नाट्य रस पर आश्रित होता है, राइट। फिर हमने बात की नृत्य किस पर आश्रित होता है? नृत्य भाव पर आश्रित होता है। और अब हम बात कर रहे हैं नृत्य की। नृत्य ताल और लय पर आश्रित होता है। आद्यम पदार्थ अभिन्यो मार्गो देशी तथा परम, कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा नृत्य, पहले हम इसी क्लियर कर लेते हैं, ऊपर फिर आप कहेंगे हिंदी अनुवाद नहीं दिखाया, तो ये रहा, नृत्य ताल और लय पर आश्रित होता है। देखिए चिट चित पुट इत्यादि ताल है, ठीक है। केवल उन्हीं पर आश्रित होने वाला अंग विक्षेप नृत्य कहलाता है। इसमें अभिनय बिल्कुल नहीं होता है। इसमें क्या होता है? ताल होता है। वो ताल पर हम जो करते हैं वो क्या है? नृत्य कहलाता है। फिर आगे क्या हमने आगे जो पढ़ा उसमें क्या है? इसमें से पहला जो नृत्य है वो पदार्थ अभिनय है, जो मार्ग कहलाता है, और दूसरा अर्थात नृत्य देशी कहलाता है, देशी कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अर्थात नृत्य में पदार्थों का अभिनय होता है, वह मार्ग नाम से प्रसिद्ध है, और नृत्य देशी नाम से। उन दोनों के ही दो प्रकार होते हैं, यह दिखलाते हुए क्या कहा जा रहा है? देखते हैं क्या कहा गया है, हमने ऊपर मिस कर दिया। ये रहा, मधुर उद्योत भेदेन तद द्वयम द्विविधम पुनः। अब उन दोनों के क्या है? दो भेद है, एक तो मधुर, एक उद्यत, दो भेद है। लास्य तांडव रूपे, लास्य और तांडव रूप से नाटक उपकारकम, नाटक जो है लास्य और तांडव रूप से वे दो प्रकार के होते हैं, जो नाटक के क्या है? उपकारकम, उपकारक है। नाट्य आदि रूपकों के क्या है? उपकारक हुआ करते हैं। देखते हैं यही है क्या नीचे देखिए। वे दोनों नृत्य और नृत्य मधुर तथा उद्यत भेद से लास्य और तांडव रूप में दो प्रकार के होते हैं, जो नाटक आदि रूपकों के उपकारक हुआ करते हैं। यहाँ पर भेद दिए गए हैं नृत्य और नृत्य में। यह प्रसंग से ही नाट्य, नृत्य और नृत्य का निरूपण किया गया है। धनंजय और धनिक ने इन तीनों का स्वरूप दिखलाते हुए इनका अंतर भी दिखलाया है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है, नाट्य और नृत्य दोनों में अभिनय होता है, किंतु नाट्य में अवस्था की अनुकृति होती है, नृत्य में भावों की। नाट्य में वाक्यार्थ का अभिनय होता है क्योंकि इसे रस आश्रित कहा गया है, और दश रूपक के अनुसार रस निष्पत्ति वाक्यार्थ रूप में होती है। दूसरी ओर जो नृत्य है उसमें पदार्थों का अभिनय होता है। यहाँ पर नाट्य और नृत्य में अंतर चल रहा है। नाट्य में सात्विक अभिनय की बहुलता होती है, किंतु नृत्य में आंगिक अभिनय की। बिल्कुल सही बात है। नाट्य शब्द नट धातु से निष्पन्न होता है, और नट धातु का अर्थ है कुछ कुछ चलना। फलतः नाट्य में बाहरी अंग विक्षेप की अपेक्षा सात्विक अभिनय की प्रचुरता होती है, किंतु नृत्य शब्द नृत्य धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है गात विक्षेप। इस प्रकार नृत्य में आंगिक अभिनय की प्रचुरता होती है। नाट्य रस पर आश्रित है, किंतु नृत्य भाव पर। नाट्य में अभिनय के साथ साथ पाठक अर्थात पाठ्य काव्य भी होता है, पाठ काव्य भी होता है, मतलब काव्य का पाठ भी होता है, जो श्रव्य होता है, किंतु नृत्य में सुनने के लिए कुछ नहीं। इसीलिए यह कहा जाता है कि नृत्य केवल दर्शनीय होता है। नाट्य के कलाकारों को नट और
नृत्य को नृतक कहते हैं। ये बहुत विशेष है। ये है बहुत, कैसे ये पूछ लिया जाता है कि नाट्य किससे संबंधित, नाट्य से, और नृतक किससे संबंधित है, नृत्यकार। ठीक है, नृतक नृत्यकार होता है, जो नृत्य करता है वो नृतक है, और जो नाट्य होता है, नाट्य करता है अर्थात नाट्य का कलाकार होता है, उसे नट कहते हैं। आगे क्या दिखाया गया है, नृत्य और नृत्य में अंतर दिखाया गया है। वैसे तो अवश्य नहीं है, परंतु यदि आप एमए की परीक्षा कर रहे हैं तो पूछ लिया जाता है। देख लेते हैं हम जल्दी से। क्या है, दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति नृत्य धातु से की जाती है। नृत्य धातु का अर्थ है गात्र विक्षेप। इन दोनों में ही अंगों का विक्षेप होता है। दोनों के दो भेद हैं, सुकुमार, लास्य और उद्यत तांडव। साथ ही ये नाट्य में उपयोगी है। अवान्तर पदार्थों का अभिनय करके नृत्य किसी नाट्य को पूर्ण करता है और नृत्य किसी अभिनय की शोभा बढ़ाता है। इन दोनों में अंतर यह है, नृत्य में शास्त्रीय पद्धति के अनुसार पदार्थ का अभिनय होता है, इसी से इसे मार्ग भी कहा जाता है, किंतु नृत्य में कोई अभिनय नहीं होता। इसमें जो अंग विक्षेप होता है वह शास्त्रीय पद्धति के अनुसार नहीं अपितु लोक सरणी के अनुसार, इसीलिए इसे देशी कहा जाता है। नृत्य भाव पर आश्रित होता है, किंतु नृत्य ताल और लय पर आश्रित होता है। आगे चलते हैं। वस्तु नेता रस तेषां भेदक। वस्तु नेता और रस इसके क्या है, भेद है। यहाँ ये कहा गया है। देखिए, रूपक के भेदक तत्व कहे जा रहे हैं। क्या है, वस्तु नेता और रस रूपक के भेदक तत्व है। इन तीन भेदक तत्व कौन से, वस्तु नेता और रस के विषय में यह समझा जाता है कि ये अरस्तु द्वारा प्रतिपादित पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र के 6 तत्व। कौन से 6 तत्व, कथा वस्तु, चित्रण, शैली, विचार, अभिनेता और गीत के समान ही है। इनमें उन सभी का समावेश हो जाता है। मतलब जो अरस्तु हैं उन्होंने तो क्या कहा, अरस्तु को हम अरिस्टोटल भी कहते हैं, उन्होंने तो 6 माने, और हम जो इन्होंने माने वो सिर्फ 3 माने हैं, और वो कहते हैं इन तीनों में ही इन 6 का क्या है, समावेश माना जाता है। वस्तुतः दोनों में कुछ समानता होते हुए भी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ठीक है, कथा वस्तु के भेद प्रभेद। वस्तु के भेद बताते हैं। वस्तु 2 प्रकार की होती है। वस्तु च द्विधा, अर्थात वस्तु 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, ध्यान देती है, लिखा है क्या, हाँ ये रहा, लिखा है। तत्र अधिकारिक, मुख्य अंग, प्रासंगिक विदु, अर्थात एक आधिकारिक हो गई और एक प्रासंगिक हो गई है। यहाँ पर कौन कौन सी हुई, एक आधिकारिक हुई और एक कौन सी हुई, जो आधिकारिक है वो क्या है, मुख्य। मुख्य से मतलब है मुख्य जो है, मुख्य कथा वस्तु क्या है, आधिकारिक। मुख्य इसमें जो है, मुख्य कथा वस्तु को क्या कहेंगे हम, आधिकारिक कहा जाएगा। और जो अंग रूप से होती है, यहाँ पे आ रहा है अंग, अर्थात अंग रूप से जो कही जाती है वो क्या है, प्रासंगिक, वो प्रासंगिक होती है। फिर क्या कह रहे हैं, अधिकारः फल स्वाम्य अधिकारी च तत्प्रभु तन्निवृत्तम अभिव्यापी व्रतम स्याद अधिकारिकम। कहने का तात्पर्य क्या है, ध्यान देते हैं। अधिकार का अर्थ है फल का स्वामी होना। उस फल का स्वामी अधिकारी कहलाता है। उस अधिकार के द्वारा किया हुआ या उससे संबंध काव्य में अभिव्याप्त इतिव्रत आधिकारिक कहलाता है। आगे देखिए, अरे हमने एक चीज नहीं देखी, वो था आधिकारिक और प्रासंगिक। यहाँ पे है प्रधान कथा वस्तु जो हमारी आधिकारिक है। देखिए, प्रधान कथा वस्तु आधिकारिक कहलाती है। जैसे रामायण में राम और सीता का वृत्तांत, वो क्या है, वो आधिकारिक है, और उस प्रधान कथा वस्तु को अंग रूप वस्तु प्रासंगिक है। जैसे रामायण में ही विभीषण और सुग्रीव आदि का वृत्तांत, अब सुग्रीव आदि का वृत्तांत क्या है, प्रासंगिक हुआ, और आधिकारिक क्या हुआ, आधिकारिक हमारा होता है वह जो राम और सीता का जो वृत्तांत है वो आधिकारिक है। क्यों, क्योंकि वो मुख्य है, और जो अंग रूप से रखा जा रहा है वो क्या है, वो है प्रासंगिक। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अभी हमने जो पढ़ा वो क्या था, आधिकारिक। अब जो आता है वो क्या है, प्रासंगिक के बारे में कह रहे हैं यहाँ पे। प्रासंगिक
प्रसांगिकम परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसंगतः, अर्थात दूसरे क्या है, दूसरे से यहाँ पे मतलब है जो प्रधान प्रयोजन है उसकी सिद्धि के लिए, स्वार्थ अर्थात जो उसकी सिद्धि के लिए होने वाली जिस कथा का प्रसंगतः, प्रसंग से स्वार्थ, स्व अर्थात अपना, अर्थ अर्थात प्रयोजन भी क्या है, सिद्ध हो जाता है, वह क्या है, प्रासंगिक है। नीचे देखते हैं, नीचे क्या लिखा गया है, दूसरे अर्थात प्रधान प्रयोजन की सिद्धि के लिए होने वाली जिस कथा का प्रसंग से अपना प्रयोजन भी सिद्ध हो जाता है वह प्रासंगिक कहलाती है, प्रासंगिक है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें अनुबंध सहित दूर तक चलने वाली प्रसंग वृत्त पताका कहलाता है और एक प्रदेश में रहने वाली प्रक्रिया। ये पूछा जाता है पताका क्या है और प्रक्रिया क्या है। देखिए, पताका से मतलब है जो दूर तक जाती है, अनुबंध सहित जो दूर तक जाएगी वो पताका है, और प्रक्रिया क्या है, पताका से मतलब आप झंडा भी मान सकते हैं। अब जो राजा चल रहा है उसके झंडा क्या है, जहाँ जहाँ राजा जाएगा वहाँ तक जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, पताका। परंतु प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया बस एक प्रदेश में रहने वाली प्रक्रिया कहलाता है। लगता है मुझे एक लाइन छोड़ दिए गलती से, हाँ ये रहा, सा अनुबंधम पताकाख्यम प्रक्रिया प्रदेश भावकम। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं ये जो दूर तक जाता है, मतलब अनुबंध, सा अनुबंध, अनुबंध के सहित जो कहा जाता है, आख्यम कहा जाता है, वह क्या है, पताका है। और च और प्रदेश भावक, प्रदेश में रहने वाला, मतलब एक ही प्रदेश में जो रहने वाला है वो क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रस्तुतांगतुक भावस्य वस्तुनो अन्योक्ति सूचकम पताका स्थानकम तुल्य संविधान विशेषणम। कहने का तात्पर्य है वस्तु न्यू अर्थात वस्तु अन्य, किसी अन्य वस्तु की उक्ति, किसी अन्य वस्तु, कहने का क्या तात्पर्य, यहाँ पे तात्पर्य है कि किसी अन्य वस्तु के उक्ति अर्थात कथन के द्वारा आगंतुक प्रस्तुत जो प्रस्तुत है क्या, वस्तु का सूचक जो है, वस्तु का सूचक वो क्या है, पताका स्थानक कहलाता है। तुल्य संविधान, और वह क्या है, दो भेद है उसके, तुल्य संविधान और तुल्य विशेषण, ये क्या है, उसके दो भेद है, एक तो तुल्य संविधान है और एक क्या है, एक विशेषण है। इस प्रकार से उसके दो भेद है। देखिए नीचे देखते हैं क्या कह रहे हैं, किधर चला गया, ये रहा। देखिए, जो किसी अन्य वस्तु के कथन द्वारा आगंतुक प्रस्तुत वस्तु का सूचक होता है वह पताका स्थानक कहलाता है। वह समान इतिवृत्त, संविधान तथा समान विशेषण भेद से दो प्रकार का होता है। आगे चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, प्रख्यातोत्पाद्य मिश्र तत्व भेदात त्रिधापि तत्त्रिधा, अर्थात तत्त्रिधा से क्या है, वो जो तीन प्रकार का था, अभी जो हमने तीन प्रकार पढ़े हैं, वो जो तीन प्रकार का था वो प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र भेद से तीन प्रकार का भी, इन प्रकार का भी होता है। प्रख्यातम इतिहासाद्युत्पादम कविकल्पित, अर्थात क्या कह रहे हैं कि एक क्या है, इतिहास आदि से लिया गया इतिवृत्त प्रख्यात, और कवि द्वारा कविकल्पित जो है, कविकल्पित उत्पाद्य, तथा अब इन दोनों से क्या है, मिश्र। ठीक है, ध्यान देते हैं, नीचे ध्यान देते हैं क्या कह रहे हैं, वह तीन प्रकार का इतिवृत्त भी, कौन जो अभी पीछे बताया गया था, यहाँ पे देख लीजिए। इस प्रकार एक प्रकार का आधिकारिक, एक प्रकार का तो आधिकारिक हो गया, और दो प्रकार के प्रासंगिक, कुल मिलाकर दो प्रकार के थे प्रासंगिक भी। कुल मिलाकर के इन तीन प्रकार के इतिवृत्त के फिर से तीन प्रकार बतलाए गए हैं। क्या है, वह तीन प्रकार का इतिवृत्त भी तीन, फिर से प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र भेद से तीन प्रकार का होता है। इतिहास आदि से लिया गया इतिवृत्त प्रख्यात, कवि द्वारा स्वयं कल्पित उत्पाद्य, और इन दोनों के मिश्रण से मिश्र कहलाता है। ये सभी इतिवृत्त
मृत्य और आदिव्य आदि भेद से भी भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए हम इसको देख करके इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए इतिवृत्त बताए गए दो प्रकार के, एक आधिकारिक और एक प्रासंगिक। फिर हमने आगे पढ़ा कि प्रासंगिक दो प्रकार के होते हैं, एक पताका होता है, एक प्रकृति है। पताका दूर तक जाती है, प्रकृति पास तक ही रहती है। पास से मतलब है एक देश विशेष से संबंधित होती है। फिर आधिकारिक क्या है, प्रख्यात है, उत्पाद्य है, मिश्र है। इन तीनों के भी क्या है, तीन तीन प्रकार होते हैं। देखिए क्या होता है, दिव्य, तीनों ही चाहे वो अधिकारी हो वो भी क्या है, दिव्य अमृत्य आदिव्य होते हैं। ऐसी पताका भी क्या है, दिव्य अमृत्य आदिव्य होते हैं। ऐसी प्रकृति मिश्र भी क्या है, दिव्य अमृत्य और आदिव्य ये होती है। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं क्या कह रहे हैं, कार्यम त्रिवर्ग तच्छुद्रम एके एक अनेकानुबंध च। ध्यान देते हैं कहने का तात्पर्य क्या है, उस फल त्रिवर्ग होता है, उसका फल क्या है, त्रिवर्ग होता है। यह कभी तो शुद्ध और कभी एक से अनुगत तथा कभी अनेक से अनुगत होता है। अब जो फल है वो इसका जो त्रिवर्ग है, कार्य त्रिवर्ग का जो है वो क्या है, फल होता है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि भाई उसका फल क्या है, कार्य क्या है इस सब का, कि त्रिवर्ग है, फल है, त्रिवर्ग फल है। फल क्या है, त्रिवर्ग है। कभी कभी तो क्या है, शुद्धम, शुद्धम से मतलब है शुद्ध होता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक से त्रिवर्ग में से कोई एक मिल जाएगा, जैसे कि त्रिवर्ग है हमारा तो त्रिवर्ग में से कोई सा बस एक ही मिलेगा। और कभी कभी क्या है, अनेक दो से मिल सकते हैं कि दो से मिलकर के आपको कोई फल मिले। ठीक है, डीपली समझने का प्रयास करें तो क्या है, देखिए धर्म अर्थ काम इतिवृत्त का फल होते हैं। वह फल कभी तो केवल शुद्ध अर्थात तीनों में से कोई एक, कभी एक से अन्वित एक, कभी दो से अन्वित एक, और कभी तीन से अन्वित, मतलब जैसे कि अर्थ काम और मोक्ष से अन्वित धर्म होते हैं। पुरुषार्थ चार होते हैं, वैसे चार है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, किंतु केवल मोक्ष कभी भी रूपक के इतिवृत्त का फल नहीं होता है। कभी हेतु शांत रूप रस को रूपक में स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, स्वल्पोदिष्टस्तु तद हेतु बीजम विस्तार्य अनेकधा। अर्थात क्या है यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है, उस फल का निमित्त बीज कहलाता है जिसका आरंभ में सूक्ष्म रूप से संकेत किया जाता है और आगे चलकर अनेक प्रकार से विस्तृत होता है, विस्तार को होता है। देखिए क्या है कि पहले तो क्या है, बीज कहलाता है वह, फिर क्या है, विस्तार को प्राप्त होता है अनेक प्रकार से, कब, आगे चलकर, और स्टार्टिंग में क्या है वो अल्प छोटा सा प्रस्तुत किया जाता है। देखिए बीज के बारे में बात चल रही है, बीज कहलाता है, चाहे तो हम इसे अपनी पुस्तक से भी समझ सकते हैं। अपनी पुस्तक में देखिए अर्थ प्रकृतियाँ शुरू हो गई हैं। सबसे पहले जो बीज बताई गई है वो हम इस तरह समझ लेते हैं। देखिए विशेष प्रकार का जो इतिवृत्त के फल कार्य का निमित्त जो किसी बीज के समान आरंभ में सूक्ष्म रूप से कहा जाता है और आगे चल करके अनेक प्रकार से विस्तार को प्राप्त होता है, वह क्या है, बीज है। अर्थात स्टार्टिंग में छोटा सा है और बाद में वो उसी को बड़ा कर देते हैं, वो क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। जिसकी रत्नावली नाटिका में हुआ था, देखते हैं उदाहरण। जैसे रत्नावली नाटिका में वत्सराज को रत्नावली की प्राप्ति फल है, उसका हेतु है देव की अनुकूलता से युक्त योगेंद्रायण का उद्योग, उसे विष्कंभक में बीज रूप से रखा गया है। योगेंद्रायण क्या कहते हैं कि इसमें क्या संदेह है, अनुकूल देव दूसरे द्वीप से भी, सागर के मध्य से भी, दिशाओं के छोर से भी अभीष्ट वस्तु को लाकर शीघ्र मिला देते हैं। इस उक्ति से लेकर के स्वामी के अभ्युदय के लिए प्रारंभ किए गए इस कार्य में देव ने भी इस प्रकार हाथ का सहारा दे दिया है। अतः सचमुच ही इसकी सिद्धि में संदेह नहीं है। फिर भी अपनी इच्छा से ही सब कुछ करने वाले मैं स्वामी से डर रहा हूँ। ये यहाँ तक, इस कथन तक बीज का निर्देश किया गया। मतलब यहाँ पर ही कह दिया गया है कि हाँ रत्नावली क्या है, एंड में राजा उद्यन को मिल जाएगी। ये डायलॉग कह रहा है क्या कि भाई किसी भी के चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां हों, दूसरे द्वीप से भी, सागर के मध्य से भी, दिशाओं के छोर से भी जो अभीष्ट वस्तु है उसे क्या है, अनुकूल दैव हमें शीघ्र लाकर मिला देते हैं। तो यहाँ से पता चल जाता है कि हाँ एंड में रत्नावली मिल ही जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर, यह बीज महाकार्य तथा अवान्तर कार्य का हेतु होने से अनेक प्रकार का होता है। अवान्तर बीज का दूसरा नाम बिंदु है, ये आगे की बात है। यहाँ पर ये जो ये
प्रकरण हुआ, ये सब क्या हुआ, ये बीज कहलाता है, कि स्टार्टिंग में उसे बो दिया गया है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पुस्तक में भी वही लिखा गया है जो हमने आपको बताया, इसलिए दिखाया ताकि आपको कोई संदेह ना रहे। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए आप वही सब कुछ लिखा गया है कि क्या है, विस्तार को प्राप्त होता है वह बीज कहलाता है, यही विषकंबक में रखा गया है। ठीक है, यहाँ ये बुक में गलत लिखा गया है, रखा ऐसे नहीं लिख जाता है, रखा गलत लिखा है यहाँ पे। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। चलिए आगे क्या है, हाँ यहाँ पर आ गया, यह बीज महाकार्य अवान्तर रूप से क्या है, अवान्तर बीज का दूसरा नाम बताते हैं। अब दूसरा नाम क्या है, बीज के बाद आता है बिंदु। ठीक है, अवान्तरार्थ विच्छेदे बिंदु छेद कारणम, अर्थात अवान्तर प्रयोजन की समाप्ति से कथा वस्तु के मुख्य प्रयोजन में विच्छेद प्राप्त हो जाने पर जो उसे अविच्छेद का कारण होता है वह बिंदु कहलाता है। अब इसे भी हम अपनी ही नोटबुक से पढ़ने का प्रयास करते हैं, बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है। देखिए ये रहा, अब यहाँ पे उदाहरण देखते हैं क्या है। जैसे रत्नावली में कामदेव की पूजा एक अवान्तर कार्य है, उसकी समाप्ति पर कथा के मुख्य प्रयोजन रत्नावली समागम का विच्छेद होने लगता है, तब उसके अनंतर होने वाले कार्य का हेतु है जन समुदाय चंद्रमा की किरणों के समान उद्यन के चरणों की प्रतीक्षा कर रहा है इत्यादि उक्ति। इसको सुनकर सागरिका कह उठती है, क्या यही वह राजा उद्यन है जिसके लिए मुझे पिता ने दिया है इत्यादि। इस प्रकार जल में तेल बिंदु फैल जाता है, उसी प्रकार जिस प्रकार तेल में क्या है, जल का एक बिंदु डालते हैं वो फैल जाता है ना, उसी प्रकार फलोपाय नाट्य में फैल जाता है, इसीलिए यह बिंदु कहलाता है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ भी वही उदाहरण दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आ जाता है कि किस ग्रंथ से है, बीज बिंदु पताका प्रक्रिया, नहीं मैंने लाइन जो मुझे याद है वो बोलती है, सॉरी लाइन क्या है, बीज बिंदु पताकाख्य प्रक्रियार्य लक्षण, अर्थात बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य ये क्या है, 5 अर्थ प्रकृतियाँ 5 प्रकार की अर्थ प्रक्रियाएं हैं। ये रही यहाँ पर बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य नामक ये 5 अर्थ प्रक्रिया कही गई हैं। यदि पूछा जाए 10 रूपक में कितनी प्रकार की प्रकृतियां हैं, तो क्या है, 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियां हैं। अर्थ प्रकृतियों का अभिप्राय है फल की सिद्धि के उपाय। अब जो फल को प्राप्त करना है, फल की सिद्धि होने के लिए जितने उपाय किए जाएंगे वो क्या है, वो 5 प्रकार के हैं। वो सारे जो उपाय किए जा रहे हैं वो 5 प्रकार के अंतर्गत आ जाते हैं। इन 5 की वो बीज हो सकता है, बिंदु हो सकता है, पताका प्रक्रिया और कार्य हो सकता है। पताका और प्रक्रिया का तो हम पहले भी वर्णन कर चुके हैं, चलिए फिर से देख लेते हैं आगे और क्या है। आगे है अवस्था पंच कार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति फलागमः, अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य यहाँ पर है गड़बड़ हो गई। अर्थ प्रकृति का अभिप्राय है फल की सिद्धि के उपाय। फल की सिद्धि के उपाय से मतलब है जब हमें कोई फल प्राप्त करना है तो उसकी सिद्धि वो प्राप्त हो जाए, हम पर हमें सिद्ध हो जाए वो फल, उसके लिए जितने हम उपाय करेंगे, प्रयत्न करेंगे, वो सब क्या है, अर्थ प्रकृति में आ जाती है। वो जितने हम उपाय करें वो अर्थ प्रकृति में आ जाते हैं और वो कितनी है, 5 है। अब देखते हैं इनका थोड़ा सा वर्णन देख लेते हैं, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि बिंदु किसे कहते हैं। पताका प्रकृति हम पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे तो शॉर्ट में लिखा है, हम अपनी पुस्तक में पहुँच जाते हैं। ये रहा, अपनी नोटबुक में देखते हैं। हम जैसे कि अभी आपको बता चुके हैं कि बीज क्या है, बीज हमने पढ़ लिया है, राइट। बीज हम पढ़ चुके हैं। फिर आता है हमारा बिंदु। सीक्वेंस याद रखिएगा कि सबसे पहले बीज आता है, फिर बिंदु आता है, फिर पताका प्रक्रिया और कार्य आता है। पताका को देखते हैं। पताका का क्या मतलब है, हम पहले देख चुके हैं कि जो प्रासंगिक व्रत प्रधान इतिवृत्त के साथ दूर तक चलता है वह पताका कहलाता है। जैसे सुग्रीव आदि का वृत्तांत जो राम कथा के साथ दूर तक चलता है, जिस प्रकार पताका ध्वजा नायक का असाधारण चिन्ह होती है और उसका उपकार करती है, इसी प्रकार यह इतिवृत्त भी नायक तथा संबंधी कथा का उपकार करती है। यह क्या है, पताका है। इसी
इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पताका कहते हैं। फिर आता है हमारा प्रक्रि। प्रक्रि जो प्रासंगिक व्रत थोड़ी दूर तक चलता है वह प्रक्रि कहलाता है। जैसे रामायण आदि में श्रवण आदि का वृतांत, भाई श्रवण के माता पिता का जो छोटा सा वृतांत है वो क्या है, प्रक्रि है एक तरह से। प्रक्रि में क्या है, इस प्रकार जो प्रासंगिक कथा प्रधान कथा का दूर तक अनुवर्तन करती है, जिसका अपना भी प्रयोजन होता है, वह पताका कहलाती है। प्रक्रि और पताका दोनों ही प्रासंगिक कथा वस्तु हैं। दोनों आधिकारिक कथा के प्रवाह में योग देती हैं और प्रधान फल की सिद्धि में सहायक होती है। ठीक है, सा अनुबंधम पताकाख्यम प्रक्रि च प्रदेशक, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें अनुबंध सहित दूर तक चलने वाला प्रासंगिक व्रत पताका कहलाता है और एक प्रदेश में रहने वाला प्रक्रि कहलाता है। ठीक है, क्या है, दोनों ही क्या है, मुख्य कथा के साथ चलती हैं। जो मुख्य कथा के साथ दूर तक जाएगी वो क्या है, पताका है, और जो पास तक जाएगी वो क्या है, प्रक्रि है। जो एक देश विशेष होती है वो प्रक्रि है। फिर आता है हमारा अर्थ प्रकृति का अभिप्राय है फल की सिद्धि के उपाय। फल की सिद्धि के उपाय से मतलब है जब हमें कोई फल प्राप्त करना है तो उसकी सिद्धि, वो प्राप्त हो जाए हम पर, हमें सिद्ध हो जाए वो फल, उसके लिए जितने हम उपाय करेंगे, प्रयत्न करेंगे, वो सब क्या है, अर्थ प्रकृति में आ जाती है। वो जितने हम उपाय करें वो अर्थ प्रकृति में आ जाते हैं। और वो कितनी है, 5 है। अब देखते हैं इनका थोड़ा सा वर्णन देख लेते हैं, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि बिंदु किसे कहते हैं। पताका प्रकृति हम पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे तो शॉर्ट में लिखा है, हम अपनी पुस्तक में पहुंच जाते हैं। ये रहा, अपनी नोटबुक में देखते हैं। हम जैसे कि अभी आपको बता चुके हैं कि बीज क्या है, बीज हमने पढ़ लिया है, राइट। बीज हम पढ़ चुके हैं। फिर आता है हमारा बिंदु। सीक्वेंस याद रखिएगा कि सबसे पहले बीज आता है, फिर बिंदु आता है, फिर पताका, प्रक्रि और कार्य आता है। पताका को देखते हैं। पताका का क्या मतलब है, हम पहले देख चुके हैं कि जो प्रासंगिक व्रत प्रधान इतिवृत्त के साथ दूर तक चलता है वह पताका कहलाता है। जैसे सुग्रीव आदि का वृतांत जो राम कथा के साथ दूर तक चलता है। जिस प्रकार पताका ध्वजा नायक का असाधारण चिन्ह होती है और उसका उपकार करती है, इसी प्रकार यह इतिवृत्त भी नायक तथा संबंधी कथा का उपकार करती है। यह क्या है, पताका है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पताका कहते हैं। फिर आता है हमारा प्रक्रि। प्रक्रि जो प्रासंगिक व्रत थोड़ी दूर तक चलता है वह प्रक्रि कहलाता है। जैसे रामायण आदि में श्रवण आदि का वृतांत, भाई श्रवण के माता पिता का जो छोटा सा वृतांत है वो क्या है, प्रक्रि है एक तरह से। प्रक्रि में क्या है, इस प्रकार जो प्रासंगिक कथा प्रधान कथा का दूर तक अनुवर्तन करती है, जिसका अपना भी प्रयोजन होता है, वह पताका कहलाती है। प्रक्रि और पताका दोनों ही प्रासंगिक कथा वस्तु हैं। दोनों आधिकारिक कथा के प्रवाह में योग देती हैं और प्रधान फल की सिद्धि में सहायक होती है। ठीक है, सा अनुबंधम पताकाख्यम प्रक्रि च प्रदेशक, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें अनुबंध सहित दूर तक चलने वाला प्रासंगिक व्रत पताका कहलाता है और एक प्रदेश में रहने वाला प्रक्रि कहलाता है। फिर आता है हमारा कार्य। कार्य के बारे में भी हम पीछे पढ़ चुके थे। क्या था, उसका फल त्रिवर्ग होता है। यह कभी शुद्ध त्रिवर्ग में से कोई एक और कभी अन्य एक से आगंतुक तो था, कभी अनेक दो से आगंतुक होता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी अर्थ प्रकृतियाँ समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक बार आपको दिखा देते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, राइट। हमने पहले पढ़ लिया था। केवल मोक्ष कभी भी रूपक के इतिवृत्त का फल नहीं हो सकता, इसी हेतु शांत रस को रूपक में स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए क्या है, मोक्ष नहीं होगा कभी भी इसका, और इसी से त्रिवर्ग को इतिवृत्त का फल माना गया है, मोक्ष को नहीं माना गया है। ठीक है, त्रिवर्ग इसीलिए मोक्ष नहीं गिना जाता है। यह कार्य शब्द का प्रयोग ध्यान देने योग्य है। कारिका 16 में कार्य शब्द का अर्थ इतिवृत्त का फल या प्रयोजन है जो त्रिवर्ग प्राप्ति के रूप में है, किंतु अर्थ प्रकृतियों में जिस कार्य का समावेश है वह फल नहीं है, अपितु फल प्राप्ति का उपाय है। इस प्रकार फल के अधिकारी व्यक्ति का व्यापार ही कार्य नाम अर्थ प्रकृति है। यह कार्य नायक व्यापार आरंभ से लेकर फल प्राप्ति तक चलता रहता है। इसी हेतु कार्य शब्द का फल के अर्थ में भी प्रयोग कर दिया गया है। ठीक है, यह पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट थी। जैसे कि अभी हमने देखा क्या है कि जो हमने स्टार्टिंग में कार्य पढ़ा है, वो जो
फल पढ़ा था, वह प्रयोजन वह अलग है, और यहाँ पे जो ये कार्य इस समय चल रहा है उसका अर्थ अलग है। ये है फल प्राप्ति का उपाय। यह स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चलता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने 10 रूपक जो आचार्य धनंजय हैं उनका जो 10 रूपक है उसमें क्या विशेष रूप से पढ़ा, अर्थ, प्रकृतियाँ। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई है। धन्यवाद।